मतलब क्या होता है, भागना, है ना। वाटर करंट मतलब वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम कितना वो पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह गया। विंड करंट, करंट का मतलब बेसिकली होता है भागना। तो अब चार्ज भागेगा और हम उसे कहेंगे करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। पर चार्ज भागेगा क्यों? क्योंकि चार्ज पे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? फील्ड। तो ये जो नीले कलर के आपको एरोज दिख रहे हैं, ये फील्ड है। फील्ड कैसी होगी? फील्ड बेटा होगी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये जो चार्ज भागेगा ये स्टेडी रेट पे भागने वाला है। किस पे बेटा? स्टेडी रेट पे भागने वाला है। और मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12th की सारी जर्नी कहीं ना कहीं इस चार्ज के चारों तरफ घूम रही है। तो आइए आज नई जर्नी शुरू करेंगे, चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें हम भागते हुए चार्ज के बारे में या स्टेडी रेट पे जाते हुए चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज, ये वो सारी चीजें पढ़ेंगे। कुछ आप क्लास 10th में पढ़कर आए हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि होगी, हालांकि सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ, अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको फिर से बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जाना है कहाँ पे? प्ले स्टोर पे, ठीक है। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद कैंडी क्रश को डाउनलोड नहीं करना है, इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इजीली लर्न विद द स्माइल ऐप को। उसके बाद आप देख सकते हो बेसिक साइन अप प्रोसेस आपको सबको पता है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है, यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर डाल देना, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगला क्या? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, ये सब भर देना, ठीक है। लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, लोकेशन ऑल द टाइम ऑन रहनी चाहिए जब आप ऐप को यूज कर रहे हो। उसके बाद ये जो OTP है उसके साथ आपने वेरीफाई कर देना है ना। OTP के साथ वेरीफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ पे आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कोर्सेज है, जैसे अगर अभी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 12th में, तो आपके पास ये टॉपर्स बैच है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो क्लास 11th एंड 12th यहाँ पे CBSE लिखा है, तो CBSE की प्रिपरेशन के लिए भी आपको बैचेस मिलेंगे। जैसे कॉमर्स में उदय और शिखर है, ठीक है। साइंस में फिलहाल प्रारंभ और टॉपर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही CUET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बैच है, तो जिस भी बैच को आप सेलेक्ट करना चाहते हो करो भैया। अगर टॉपर्स बैच के बच्चे हो तो आप इसको सेलेक्ट करके टॉपर्स में चले जाना, ठीक है। और नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट मिल रही है, आप अपने पर्टिकुलर बैच को सेलेक्ट करो बेटा, है ना। और हाँ, ये नीट को चेक कर देना यहाँ पे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब क्या होगा? अब आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखो कोर्सेज दिख रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप इन कोर्सेज को ऐड टू कार्ट कर देना और परचेज कर लेना, है ना। नहीं, परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये एनुअल कोर्स फी एक्चुअली कितनी है बेटा? ये है 0। कैसे है 0? यहाँ पे ये जो फ्री इजीली कूपन कोड है वो अप्लाई करना, और फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करने के बाद कोर्स फी 0 है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बता दिया कि जो भी नया बच्चा जुड़ता है, जो पहली बार कोई वीडियो देख रहा है, तो इन्फॉर्मेशन हो। दूसरी बात, ऐप क्यों बहुत जरूरी है बेटा? ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो, एक तो आप अपना रेज्यूम कर सकते हो, वीडियो जहां से छोड़ा है वहीं से देख सकते हो। उसके अलावा डाउट्स जो है, ऐप में जाके आप डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पे आपको 24/7 एक्सपर्ट फैकल्टीज उसका आंसर करेंगी डाउट्स का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ लाइव सेशंस हैं, टेस्ट्स हैं। और इसके अलावा जब आप वीडियो देखते हो तो डाउनलोडेबल मटेरियल्स आते हैं, ये पूरे लेक्चर के नोट्स वहां पे आपको मिलेंगे, DPP मिलेगी, तो सब कुछ वहां पे जो है आप देख सकते हो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, ठीक है। ओके, अब हम आ गए हैं पढ़ाई करने, किस चीज की? अपने प्यारे फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स इज लव, फिजिक्स इज लव। और बेटा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो एकदम जोशो होशो हवास में, ठीक है, बैठ जाना, सोना वोना मत, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, नोट्स बनाते चलना है। अभी तक अपने नियम नहीं बदलेंगे, चाहे कोई भी नया चैप्टर आए, नया टॉपिक आए, आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है।
और साथ साथ में क्या करना है, जो आपकी फॉर्मूला शीट है चैप्टर वाइज या जैसे भी आपके जो भी नए फॉर्मूले आते हैं या नई क्वांटिटीज के डायमेंशंस आते हैं, यूनिट्स आती हैं, वो आपको लिखते जाना है। ठीक है बच्चा बाड़ी। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये आपने पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, करंट डेंसिटी आपने पहले नहीं पढ़ी है, और बाकी रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये मोटा मोटी कह सकते हो कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। लेकिन अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर में मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटा, तो अगर बात करी जाए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन, ओम्स लॉ और इसका वेक्टर फॉर्म जब आप पढ़ते हो, ठीक है। करंट डेंसिटी एक नई टर्म आपको देखने को मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, असर्शन रीजन क्वेश्चंस सीबीएसई नीट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं, इस पे बहुत सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी ओम्स लॉ ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक, इसके साथ साथ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन, ये भी एक नई टर्म है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने ये पहले नहीं पढ़ी है और इसके ऊपर काफी अच्छे खासे जो है क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ठीक है, इसके बाद आता है रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन टाइप्स, ठीक है, और इसमें बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम्स आते हैं। रेजिस्टर अलग अलग नेटवर्क्स में कनेक्टेड हो, कैसे सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स को, है ना, ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे आते हैं। उसके बाद आता है नेट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट या किसी सर्किट या ब्रांच में करंट निकालने के लिए KCL एंड KVL, किरचॉफ्स के दो रूल हैं, किरचॉफ्स करंट रूल और वोल्टेज रूल, ये दोनों आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए ही जितना भी मैंने अभी आपको बताया सब कुछ सीबीएसई और नीट दोनों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर आप दो एप्लीकेशंस पढ़ते हो, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर पहले इसमें पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी था, लेकिन अब क्या है, मीटर ब्रिज ही है, पोटेंशियोमीटर है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई में तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी हैं, आप लैब में जाके प्रैक्टिकल्स भी करोगे, ओम्स लॉ में भी प्रैक्टिकल करते हो, है ना बेटा। तो मोटा मोटी इस चैप्टर का ओवरव्यू है, देख लो, आपको ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सिंपली नॉर्मल एकदम भाषा में, भैया करंट क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, करंट एकदम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में आपसे पूछूं, ठीक है, विंड करंट, यानी कि विंड का एक जगह से दूसरी जगह बहना, इसको विंड करंट कहेंगे। वाटर करंट, पानी का एक जगह से दूसरी जगह बहना, इसको वाटर करंट कहेंगे। सवाल, ऐसा होगा क्यों? विंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी क्यों? वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा क्यों? वही जवाब है कि ये पेन पकड़ के मैंने गिरा दिया, नीचे गिर गया, क्यों? जवाब क्या है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। सेम यही चीज अगर मैं कहूं कि कोई हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, कोई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। यहां पे करंट जो है
ये एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन वर्ड है। स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हम आगे ये वर्ड लगा देते हैं इलेक्ट्रिक और फिर लिखते हैं करंट, तो इलेक्ट्रिक का मतलब, जैसे मैंने बोला करंट मतलब मोशन ऑफ एनीथिंग, अब मैंने इलेक्ट्रिक लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन ऑफ चार्ज। क्या हो बेटा, मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एक और टर्म आती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट से डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की एक शाखा, फिजिक्स का एक सेगमेंट, एक डोमेन, जहां पे आप चार्ज के मोशन को स्टडी कर रहे हो, जहां पे आप चार्ज के मोशन को या इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी है। क्या ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिसिटी भैया एक टॉपिक है, एक डोमेन है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, द ब्रांच ऑफ physics, branch of physics in which flow of charges is studied। ये लो इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, फिर से समझना। मान लो आपके पास दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है, क्या है बेटा, दो कंडक्टिंग वायर्स हैं, इसमें करंट जा रहा है, ठीक है, करंट छोड़ो, चार्जेस मान लेते हैं कि इसमें जो है 10 कूलम चार्ज हमने छोड़ दिए, इसमें भी कितने छोड़ दिए, 10 कूलम चार्ज, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों का सेम है, जो लेंथ है दोनों की सेम है, दोनों में चार्ज सेम, एरिया सेम, लेंथ सेम, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक स्टॉप वॉच ले ली, स्टॉप वॉच लेकर देखा, ठीक है, कि चार्ज जो है एक यूनिट लेंथ में फ्लो कर रहा है यहां से यहां को, ठीक है। तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, तो यहां मैंने देखा कि मान लो 1 सेकेंड में ये लेंथ इस चार्ज ने कवर कर ली, ठीक है, और यहां मैंने देखा कि ये 5 सेकेंड्स में हुआ। ये कंप्लीटली बेटा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में दे रही हूं, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, 10th में पढ़े हुए हो लेकिन रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब इसमें छोड़ो डेफिनेशन, ये वो अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। भैया 10 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में L लेंथ कवर कर रहा है, 10 कूलम का चार्ज 5 सेकेंड में L लेंथ कवर कर रहा है, कहां पे आपको लगता है कि करंट ज्यादा होगा? या अगर आपने इसको छुआ होता, इस वायर को छुआ होता, आपके एक हाथ में ये वायर होती और एक हाथ में ये वायर, किसमें ज्यादा झटका लगता, किस हाथ में आपको ज्यादा झटका लगता? वो वायर जिसमें 10 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या फिर वो वायर जिसमें 10 कूलम का चार्ज 5 सेकेंड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है? तो भैया यहाँ पे चार्ज काफी स्लो है, उसका रेट ऑफ फ्लो बहुत स्लो है, 5 सेकेंड में उस लेंथ को कवर कर रहा है, और यहाँ पे 1 सेकेंड में, यानी अगर मैं टाइम कम कर दूं, 1 की जगह 0.1 सेकेंड कर दूं, बहुत कम टाइम में ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, तब आपको झटका, बिजली का झटका लगेगा। यही होता है जब लाइटनिंग होती है ना, और लाइटनिंग जब अगर गलती से किसी इंसान पे पड़ जाए तो वो इंसान अंदर से भुन जाता है, बिल्कुल जैसे भुट्टा होता है ना, भुन जाता है, वैसे इंसान कैसे भुन जाएगा? क्योंकि इतना सारा चार्ज बहुत कम टाइम में बॉडी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अर्थ में कंडक्ट अगर हो गया, ठीक है, तो बहुत जोर का झटका लगेगा, बहुत जोर का झटका लगेगा, बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट शॉक जो है पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब मैं इलेक्ट्रिक करंट कहूंगी तो मैंने एग्जैक्टली क्या देखा, मैंने सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं देखा, मैंने फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम देखा। इसको अपन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में? इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें अपन फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इसके अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक डोमेन के अंदर आ गया, और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है बेटा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है।
फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, स्टैंडर्ड यूनिट लिख सकते हो, है ना, बहुत सारी चीजें। तो अब हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोला, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। कुछ तो सिंबल होना चाहिए, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, कुछ तो सिंबल होना चाहिए, आई सिंबल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहां पे एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल वायर ले ली, ठीक है, क्या करा बेटा, सिलेंड्रिकल वायर ले ली, अच्छे से ले लेते हैं इस वायर को, चलिए ऐसे देख लीजिए, ठीक है, मेरे हिसाब से वायर लंबी ही आएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई यूनिट लेंथ है और ये कोई यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक। यहां से कुछ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, डेल्टा टी अमाउंट ऑफ टाइम लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आई है बेटा, आई को कैसे लिखा जा सकता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर मैं टाइम बहुत छोटा कर दूं, लेट अस से डेल्टा टी, ठीक है, ये जो है टेंड्स टू 0, बहुत मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिकली एक क्रॉस सेक्शन देख रही हूं। मैंने बोला कि एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक चार्ज का जाना, बट रियल टाइम में ऐसा हो नहीं सकता कि हम एग्जैक्टली कह पाए कि यहां पे कोई चार्ज है तो वो दूसरे क्रॉस सेक्शन तक पहुंच पाएगा, ठीक है। ये मुश्किल है इसको प्रॉपरली डिफाइन करना, क्यों, जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। लेकिन मुझे ये पता है कि किसी गिवन टाइम पे कोई चार्ज इसको क्रॉस कर सकता है, एक गिवन क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, गिवन क्रॉस सेक्शन। अब देखो बात ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कुछ चार्जेस यहां गए नीचे की तरफ तो उतने ही अमाउंट ऑफ चार्जेस ऊपर की तरफ जाएंगे। ऑन एन एवरेज ये एक मेटल बॉडी का पेन है, मैं इसको टच करती हूं, क्या मुझे कोई झटका करंट महसूस होता है, नहीं होता। अगर चार्ज का कोई यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता, चार्ज किसी एक डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहा होता, ठीक है, तो मुझे झटका महसूस होता। नहीं हो रहा महसूस, इसका मतलब यह है कि एट एनी इंस्टेंट जितने चार्जेस लेफ्ट जा रहे हैं उतने ही चार्जेस राइट जा रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज मोशन ऑफ चार्ज 0 के बराबर है, ठीक है, ओके। तो हमने लिखा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब एट इंस्टेंट की बात हो रही है ना, एट एनी इंस्टेंट गिवन क्रॉस, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। तो फॉर इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस करंट की बात करोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखोगे, तो उस केस में जब आप ऐसे लिखोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा जा सकता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी, पढ़ा है हमने, पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो आई को क्या लिखा जा सकता है, डी क्यू बाई डी टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इसके ऊपर कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आए हुए हैं और किस टाइप के आए हुए हैं वो अभी हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की और डायमेंशन की। तो भैया आपको पता है कि जो चार्ज है वो कूलम में होता है, ठीक है। टाइम को अगर मैं टी लिख दूं, ठीक है, ये हो गया आपका ए। तो अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो सी बराबर ए टी, कैट याद रखो, बिल्ली, तो ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। बाकी यूनिट ऑफ करंट क्या होगी, एम्पियर। एम्पियर इज द स्टैंडर्ड
यूनिट ऑफ करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत बेसिक बात है, ये पहले पढ़ चुके हो। मेरे को नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि एम्पियर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। जो लेबोरेटरी में आप इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हो, या इनफैक्ट प्रैक्टिकली अगर ये कोई जैसे ये डिजिटल वॉच भी है ना, 5 वोल्ट की, 2 वोल्ट की, ऐसे सेल यूज किया जाता है। इनसे जो करंट निकलती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, माइक्रो एम्पियर्स, मिली एम्पियर्स, काफी लो वैल्यू ऑफ करंट जो है वो निकलती है, उसको हम मेजर करते हैं। घरों में जो करंट आता है, जैसे ये एसी चल रहा है, ठीक है, तो आप अगर कभी ये स्विच वगैरह के ऊपर देखोगे तो होता है ना 5 एम्पियर, यहाँ पे ये जैसे स्विचेस हैं तो यहाँ पे लिखा है ये 20 एम्पियर, ये 20 एम्पियर। तो ये जो है एसी वगैरह ये कुछ 20 एम्पियर के आसपास, 10 एम्पियर के आसपास जो है ये हैवी डिवाइसेस में पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है। पर कभी आपने सुना है 100 एम्पियर करंट? सुना हो तो बताना। 500 एम्पियर करंट सुना है कभी? 1000 एम्पियर करंट सुना है कभी? है ना। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू जो है करंट की, ये आपने नहीं सुनी होगी। एम्पियर रिलेटिवली बेटा लार्ज यूनिट है, ठीक है। एम्पियर जो है करंट के लिए, करंट की मेजरमेंट के लिए एक बड़ी यूनिट है। अक्सर आमतौर पे हम छोटी यूनिट्स में करंट को मेजर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मिली एम्पियर, एम्पियर करते हैं तो वो हैवी पावर डिवाइसेस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, नहीं तो मिली एम्पियर से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी बेटा। इलेक्ट्रिक करंट को अपन ने डिफाइन कर दिया। अब बात यह है कि ऑन एन एवरेज जो किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शन से चार्ज का फ्लो है, जितना लेफ्ट उतना राइट। यानी अगर मैं कहूं कि यहाँ पे करंट एग्जैक्टली इस क्रॉस सेक्शन से कितना जा रहा है बताओ, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट गिवन क्रॉस सेक्शन, फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन I इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि इसके अक्रॉस जितना भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का ऊपर नीचे फ्लो है वो टोटल सम 0 है, ठीक है। डेल्टा क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू अक्रॉस दिस गिवन क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू 0। सिंपल। किसी गिवन टाइम पे जितने चार्जेस ऊपर जा रहे हैं उतने नीचे जा रहे हैं। तो ये I इज इक्वल्स टू 0 ना एक कंडीशन में आया, क्या? when E इज इक्वल्स टू 0, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी है तो गिवन क्रॉस सेक्शन से जितना करंट है वो 0 है। जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करी तो गिवन क्रॉस सेक्शन से कितना करंट जा रहा है बेटा? 0, क्योंकि उसके थ्रू कितना चार्ज मूव कर रहा है? 0, ठीक है, ओके। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए तो मान लो फिर से ये अपना कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे मैंने एक सेल लगा दी, बैटरी सेल जो कहना है कह लो, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हम ऐसा कह सकते हैं, ये मीनिंग है इसका, ठीक है, ओके। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी, ये सेल क्या करेगा? ये फील्ड अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करेगा? ये इस डायरेक्शन में, इधर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अब मैंने बोला कि ये कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है बेटा? ये है कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, मेटल्स में, कंडक्टिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं, है ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है कि वो किसी एक न्यूक्लियस से बाइंड नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। पर जब हम फील्ड लगाएंगे, अब फील्ड का देखो एक काम होता है, फील्ड किसी फ्री चार्ज पे अगर लग गई, किसी फ्री चार्ज पे लग गई, भटकते हुए चार्ज पे लग गई, तो ये फील्ड उसके ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स। यहाँ पे अगर कोई चार्ज Q भटक रहा था कहीं पे, तो उसके ऊपर Q टाइम्स E ये फोर्स लग जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने चार्जेस थे जो भटक रहे थे? बहुत सारे चार्जेस होंगे। इवन 1 मिलीमीटर क्यूब में, 1 मिलीमीटर क्यूब में काफी सारे फ्री चार्जेस होते हैं, काफी सारे फ्री चार्जेस होते हैं। उन सब के ऊपर एक साथ ये फील्ड लगेगी, तो कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कहीं कहीं जा रहे थे। पर जब सबके ऊपर फील्ड लगी, सबके ऊपर सेम डायरेक्शन में फील्ड लगी, तो सबके ऊपर एक झटका लगेगा, किधर? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो सबका पाथ थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन की तरफ क्या हो जाएगा बेटा? डेविएट हो जाएगा। इसका पाथ हम मान सकते हैं कि थोड़ा छोटा हो गया, इसका पाथ जो रिजल्टेंट होगा वो थोड़ा सा इधर हो गया, इस तरफ, ठीक है, इसका पाथ थोड़ा सा इधर हो गया। तो बेसिकली आप देखो कि सारे जो मूविंग चार्जेस थे
ठीक है, उनके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वो एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सिलरेट कर रहे हैं। और हम मान के चल रहे हैं फिलहाल हम इसको पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं, लेकिन हालांकि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने इसको एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया। आपको यहाँ पे ये विजुअलाइज हो गया होगा कि ये सेल या बैटरी काम क्या कर रही है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और सारे फ्री चार्जेस पे एक साथ वो फील्ड जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं झटका, इसी को बोला जाता है झटका। ये नॉर्मल कंडक्टिंग मटेरियल को आप टच करोगे झटका नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको बैटरी से, सेल से कनेक्ट कर दो, इन सारे चार्जेस के ऊपर क्या लग रहा है, फील्ड लग रही है, सबके सब एक डायरेक्शन में एक्सिलरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप उसको छूते हो तो आपको वो एक्सिलरेशन, वो झटका, वो आपको महसूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। और आप पैसेज देते हो अर्थिंग का, क्या चप्पल पहन के कर लो टच, है ना, ओके। खैर एनीवेज, तो बेटा अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। पहले आपने पढ़ा हुआ है सर जॉर्ज साइमन ओम, है ना, सर जॉर्ज साइमन ओम, ये उनका पूरा नाम है, इसीलिए आप बहुत सारे यूनिट्स में ओम देखते हो, कहीं साइमन भी देखते हो, ठीक, ओके। तो सर जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने कहा कि ये जैसे सेल है बेसिकली, है ना, आपके पास कोई डिवाइस है, कोई लैंप कुछ भी हो सकता था। यहां पे आपने क्या करा, एक सेल लगा दिया, फिर आपने मेजर करा एक सेल V लगा के करंट कितना है I, फिर आपने क्या करा, इसमें 2 सेल्स लगा दिए, अरे ठीक है, एक सेल था फिर 2 सेल लगा दिए तो 2V हो गया, तो करंट क्या हो गया 2I। अगर एक और सेल लगा दिया तो 2V की जगह पे 3V हो गया, करंट क्या हो गया 3I। पर ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन ये थी कि इसकी सराउंडिंग सेम थी, सराउंडिंग कांस्टेंट थी, ठीक है। यहाँ पे क्लास में हमारे पास एक पार्टनर आ गई है, मक्खी ने हमारे बोर्ड्स के साथ छेड़छाड़ी कर दी है यहाँ पे। खैर, तो बेटा बात करते हैं फिर से किसकी, ओम ने जो एक्सपेरिमेंट करा था बेसिकली किसी एक डिवाइस के साथ, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको पता है ना, तो मैं इसकी स्टेटमेंट सीधे सीधे लिखते रही हूँ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिख रही हूँ यहाँ पे। इट states that electric current flowing across a conductor is directly proportional to the potential difference, directly proportional to the potential difference applied across its end points। तो ये था ओम्स लॉ। पर क्या ये कंप्लीट है? ये कंप्लीट अभी नहीं है, ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होता है, प्रोवाइडेड the physical conditions of the surroundings remain same, the physical conditions of the surrounding remain same। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, while stating ओम्स लॉ। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक कैंडल लगा दी होती और मैं इस वायर को गर्म कर रही होती, तो क्या ये बल्ब बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बाद भी ज्यादा ग्लो कर रही होती क्या? तब आपको वेरिएशंस दिखते। मतलब टेम्परेचर का कांस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट। यहां से अगर मैं बोलूं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन,
तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आपने बचपन में पढ़ा है पहले वो देख लेते हैं। सिंपल है ना, कि जैसे जैसे हम V बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट अक्रॉस द कंडक्टर बढ़ना चाहिए, तो V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता, इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चाहिए, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन R सिंबल से दिखाते हैं, है ना। अब R का सिग्निफिकेंस क्या होता है? हियर R is resistance of the conductor। बेटा R क्या है? R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस क्या है ना, वो जान लेते हैं। तो ओम्स लॉ बेसिक लॉ है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया कि सबसे पहले तो होता क्या है, जब आप सेल लगाते हो तो सेल एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से क्या होता है कि जो चार्जेस हैं उनमें एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या है, सारे चार्जेस किसी एक डायरेक्शन में एक्सिलरेट होंगे एंड दैट इज करंट, और उसी को हम करंट कहते हैं। अगर सेल की पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ा दी जाए, भैया आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी। अगर आप V बढ़ा रहे हो तो बेसिकली आप फील्ड बढ़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा फील्ड बढ़ाओगे तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, हेंस बेसिकली करंट बढ़ता जाएगा। करंट क्या है, कंडक्टर के अक्रॉस बढ़ता जाएगा, तो V प्रोपोर्शनल टू I, और इक्वल कर दोगे तो R आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनने वाला है वो है रेजिस्टेंस, वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। सो VIR, अगर मैं आपसे पूछूं V कैसे लिखेंगे, सिंपल IR, I कैसे लिखेंगे V बाय R, ठीक है। R कैसे लिखेंगे V बाय I। अब ध्यान सुनना, हालांकि बहुत बेसिक है, ये भी आपने 10th में पढ़ा है, पर मैं उम्मीद कर रही हूं अगर एक दो बच्चे भूल गए हों तो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि I और R में क्या है प्रोपोर्शनैलिटी, क्या I R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी गिवन कंडक्टर में अगर मैं करंट बढ़ा दूं, किसी गिवन कंडक्टर में मैंने क्या कर दिया, करंट को बढ़ा दिया, तो इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा? क्या ऐसा कहा जाता है? अच्छा, अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो यहां भी यही समझ में आ रहा है, और इसमें तो ये समझ में आ रहा है क्या V R के प्रोपोर्शनल है। क्या V बढ़ा दिया जाए तो R बढ़ेगा? कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, इस इक्वेशन में V R के प्रोपोर्शनल है, R I के इनवर्स नहीं। सिंपल सी बात है कि पहला प्राइमरी इक्वेशन अपना क्या है, प्राइमरी इक्वेशन है V प्रोपोर्शनल टू I। R का कोई काम नहीं यहाँ पे। आप अगर V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, V घटाओगे I घटेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया करंट बढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस घटाया करंट घटी, ठीक है। R का ना तो V से ना तो I से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन फिर से बता दूं कि R को करंट अफेक्ट कर सकता है, और कैसे अफेक्ट करेगा वो भी समझाऊंगी मैं, अभी आपको वो भी समझाऊंगी, ठीक है। R का लेकिन अभी फिलहाल मान के चलो कोई लेना देना नहीं है। जब मैं कह रही हूँ कि फिजिकल कंडीशन सेम है, हम फिजिकल कंडीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ओम्स लॉ का सेटअप आप लेबोरेटरी में जाके प्रैक्टिकल करोगे तो फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो फिर रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, तो जान लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, है ना। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको पता है यार 10th क्लास में पढ़कर आए हो। लेंथ ऑफ द कंडक्टर नंबर 1, नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। नंबर 3 मटेरियल ऑफ द कंडक्टर,
मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एंड नंबर 4 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग और द कंडक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस है, आपको पता है, फिर भी एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर इसको डिटेल में अपन अब डिस्कस करेंगे। मान लो हमारे पास कॉपर की वायर है, क्या बेटा, कॉपर की वायर 1 मीटर की है, और दूसरी जो वायर है वो 2 मीटर की है। ठीक है, 1 मीटर की वायर है और एक 2 मीटर की वायर है, दोनों के अक्रॉस हमने एक ही वोल्टेज की सेल लगाई। ठीक है, तो अपने पास क्या था बेटा, कॉपर था 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, मान लो कि ये 10 वोल्ट की सेल है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट की, दोनों को सेम पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं आपको पूछने की कोशिश कर रही हूँ आप इसको समझना। ठीक है, अपन ने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा अपन ने, V इज इक्वल्स टू E इंटू डी, ये पढ़ा है, करेक्ट है, ओके। अब यहां पे V दोनों में सेम है, इन दोनों कंडीशंस में V तो सेम है। अगर V को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो E तो फिर D के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फील्ड तो D के साथ यानी कि जहां पे डिस्टेंस बड़ा है ना, जहां पे लेंथ बड़ी है, D का मतलब ये लेंथ, ठीक है, वहां पे फील्ड कम लगेगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम, तो करंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, तो करंट कम हो जाएगा, करेक्ट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना करंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो कम होना चाहिए, फोर्स कम हो गया। ठीक है, तो इस केस में करंट डिक्रीज हो गया। क्या दोनों में V सेम है, हमने तो पढ़ा था भैया, अगर V जो है बढ़ाएं तो करंट बढ़ता है ना, दोनों में ना तो V को बढ़ाया ना घटाया, सेम रख दिया और करंट घट गया, V को सेम रखा और करंट घट गया। ठीक है, समझना, V को कांस्टेंट कर दिया और करंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हुआ, हम कह सकते हैं कि इसने ज्यादा रेजिस्टेंस दिया, फिर तो V सेम है लेकिन इसमें करंट घट रहा है, तो इसमें कुछ तो ऐसा है, तो इस वायर ने क्या करा, रेजिस्टेंस ज्यादा दे दिया चार्ज को, तो हम कहेंगे करंट तो डिक्रीज हो गया लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि इंक्रीजिंग द लेंथ, पहला पॉइंट, अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, वाई से वर्सा। ठीक है, वाई से वर्सा। सेकेंड जो पॉइंट था वो था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इसको देख लो बेटा, फिर से अपने पास कॉपर है, ठीक है, एक थोड़ी सी मोटी वायर है और एक पतली वायर है, लेंथ सेम है, लेंथ के साथ अपन ने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, 10 वोल्ट यहाँ अप्लाई करे, 10 वोल्ट यहाँ अप्लाई करे, दोनों में वोल्टेज सेम है, लेंथ सेम है, वोल्टेज और इसमें अपन ने कोई छेड़छाड़ करी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पे एरिया अगर A है तो यहाँ पे मान लो 2A है, एक में क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा, एरिया एक में इंक्रीज हो गया है ना, और एक में अपना एरिया जो है बेटा वो कम है। अच्छा, फिर से अगर मैं बोलूँ भैया V इज इक्वल्स टू E टाइम्स D, तो यहाँ पे वोल्टेज भी सेम है, यहाँ पे दोनों ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो दोनों में ही चार्जेस के ऊपर फील्ड बराबर लग रही है, दोनों में ही चार्जेस के ऊपर क्या हो रहा है, फील्ड एकदम बराबर लग रही है, फील्ड एकदम बराबर लग रही है, E इज सेम, E इज सेम। पर यार ये तो जाहिर सी बात है ना यार, इतना तो दिमाग लगा लोगे कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम किसमें ज्यादा होंगे, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे। भाई हमने लिखा I इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, बट अपन को ये तो पता है ना Q बराबर N टाइम्स E होता है, ये पता है कि नहीं पता, तो अगर ये लॉजिक लगा लो तो N किधर ज्यादा होगा, है ना। देखो यहाँ पे फ्री चार्जेस आपको ज्यादा मिलने वाले, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस जो है वो आपको ज्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि Q बढ़ गया, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस ज्यादा है, Q बढ़ गया, और अगर Q बढ़ गया तो I बढ़ जाएगा ना, I बढ़ जाएगा, करेक्ट है। अगर I बढ़ गया, भैया सेम वोल्टेज के लिए करंट बढ़ रहा है, इसमें करंट ज्यादा है और इसमें कम है,
सेम वोल्टेज के लिए, मतलब कि इसने ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया, इसने ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर किया, इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, ठीक है। कैसे? एरिया कम था, तो एरिया अगर कम किया और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉइंट नंबर 2 अपन यहां लिख दें, ठीक है, कि एरिया बढ़ाओ तो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A लिखते हैं, यहां से R इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को RHO रो पढ़ते हैं, या फिर इसको रेजिस्टिविटी या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। ये सारी मैंने आपको कहानी बताई, अगर आपको कहानी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। अब इसको अपन फटाफट सम अप कर लेते हैं, है ना, जल्दी से इसको अपन सम अप कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या बताया था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नंबर 1 R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, नंबर 2 R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कंबाइंड फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला था। अब अपन पढ़ते हैं कि भैया ये जो रो है, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसका क्या काम है, इसका मीनिंग क्या है, इसका काम क्या है। आपके वाइवा में प्रैक्टिकल में इसके ऊपर काफी अच्छे तगड़े क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, बच्चों को नहीं पता होता इसके बारे में ढंग से, तो बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अगर मैंने बोला, ठीक है, कि आपके पास एक कॉपर की प्लेट है, क्या है? प्लेट, और कॉपर की एक वायर है, और कॉपर का एक जग है, मग है, कॉपर अलग अलग शेप में, भाई कंडक्टर सेम है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ रेजिस्टेंस किसका क्या है? सेम मटेरियल, सेम कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस बदल सकता है, क्योंकि ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास 2-3 ऐसे मेटल्स या अलॉयज हो गए और मैं पूछना चाहूं कि इसमें ज्यादा बेटर कंडक्टिंग पावर किसकी है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है, कैसे पता चलेगा? रेजिस्टेंस का कोई कंपैरिजन होना चाहिए, तब तो पता चलेगा कि एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर में से अच्छा कंडक्टर कौन है, तब तो पता चलेगा, है ना। तो इसका एक तरीका है कि हम क्या करें, अपन ने अलग अलग कंडक्टर्स ले लिए, अलग अलग कंडक्टर्स ले लिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, लेकिन हर कंडक्टर का जो लेंथ है यूनिट लेंथ ले लिया। क्या कर दिया बेटा? यूनिट लेंथ ले लिया, और जो एरिया है उसको भी 1 यूनिट एरिया ले लिया। अब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में अगर लेंथ को मैं 1 यूनिट लिख दूं, ठीक है, और एरिया को 1 स्क्वायर यूनिट लिख दूं, है ना, तो बेसिकली न्यूमेरिकली R इज इक्वल्स टू रो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस है, क्या है? किसी गिवन मटेरियल का रेजिस्टेंस है, लेकिन एक कंडीशन है कि उस मटेरियल की लेंथ 1 यूनिट होनी चाहिए और एरिया 1 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। अगर मुझे ऐसे 10 मटेरियल्स की रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैं उन सब की लेंथ को 1 यूनिट, जो सबसे मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो, जैसे 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, हर एक कंडक्टर की लेंथ को 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, एकदम 1 वोल्ट ले लिए कोई बैटरी, ये अपने पास मान लो 1 सेंटीमीटर लेंथ का एक मटेरियल है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। मान लो कि ये कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे वही अपन ने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी सपोज, ठीक है। फिर ऐसे ही अपन ने दूसरा कोई मटेरियल ले लिया, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे भी वही 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। क्या कर दिया? 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। दोनों में देखो V सेम कर दिया। अब यहाँ पे नोट कर लिया कि क्या करंट है, यहाँ पे नोट कर लिया कि क्या करंट है, तो यहाँ पे V अपॉन I करा, यहाँ पे V अपॉन I करा, क्या देगा? R देगा। क्या देगा? R देगा। पर इस R को R ना बोल के रो बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, और इस R को R ना बोल के रेजिस्टिविटी ऑफ जो भी मटेरियल था अपना। और साथ में अभी एक फैक्टर बच रहा है जिसको हमने कहा था टेम्परेचर।
देखो टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या काम करता है। टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या काम करता है इसको समझते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्जेस हैं, उनका मोशन रैंडम होता है, कोई डेसिसिव मोशन नहीं है, मतलब कहीं भी जा सकता है एक इलेक्ट्रॉनिक फ्री चार्ज, कहीं भी जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने क्लास 11 में पढ़ी, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने एक एयर के मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, आपको पता है कि कहाँ जाएगा, रैंडमनेस है, कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही फ्री चार्ज जो है ये भी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन इतना हमको पता है कि इसका एक सक्सेसिव कोलिजन होने का चांस है, सामने किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी दूसरे फ्री चार्ज से या किसी दूसरे फ्री एटम से ये टकरा सकता है, ये चांस है इसका, है ना, कि सक्सेसिवली आगे जाके किसी से टकरा सकता है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जितने भी हैं सबकी बढ़ जाएगी, तो इनमें उछल कूद बढ़ने वाली है, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जो टकराने की फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, है ना, टकराने की फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ जाएगी। तो जो करंट है किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया को चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं किसी गिवन टाइम में, भैया वो घट जाएगा, है ना, वो घट जाएगा। ओके, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट क्या हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, ये मतलब है, ठीक है बेटा, ये मतलब है। तो ये जो अपना चौथा फैक्टर था यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा हमने करा था मटेरियल, ठीक है, और चौथा क्या है, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये वाला फैक्टर हम कॉमनली इस फॉर्मूला में क्यों नहीं लिख रहे, ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है ओम्स लॉ अप्लाई करके। देखो रेजिस्टेंस कैसे निकाला गया, कैसे निकाला गया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में सेल लगाया, सेल से करंट फाइंड आउट किया, फिर V और I का रेशियो निकाल के तब रेजिस्टेंस निकाला, 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, ठीक है, तो तब उसको रेजिस्टिविटी बोला है हमने। ओम्स लॉ का प्राइमरी कंडीशन क्या था, ओम्स लॉ का प्राइमरी कंडीशन था टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होती हैं कुछ 20 डिग्री सेल्सियस या फिर कहीं कहीं टेबल पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी की वैल्यूज मिल जाएंगी, टेबल दी होती है, एनसीईआरटी किताबें खोलो, वहां पे रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स जो है आपको दिख जाएगी, वहां पे लिखा होता है, वहां पे लिखा होता है एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया, फॉर्मूला ऑब्टेन किया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें आप टेम्परेचर को लेकर नहीं चलते हो, ठीक है, आप रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की डिपेंडेंस के लिए एक अलग फॉर्मूला पढ़ोगे, अगले लेक्चर में उसको मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो अगेन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है, बताया, आ गया समझ कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लो कमेंट करके, ठीक है। क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज गया तो कितने समय में किधर से किधर को गया, टाइम से डिवाइड कर दो चार्ज को, ठीक है, ओके। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, डोमेन ऑफ फिजिक्स है, जहां पे आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को पढ़ रहे हो। फिर ओम्स लॉ हमने पढ़ा, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, इसका मतलब कि R का ना तो V से कोई लेना देना है ना I से, अगर V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, V घटाएंगे I घटेगा, R कांस्टेंट रहेगा। R का किससे लेना देना है, 4 फैक्टर, लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। जब हम लेंथ और एरिया के साथ R का फॉर्मूला निकालते हैं, क्या वहां टेम्परेचर लिखते हैं, नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके निकाला है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी या जो रो है, ठीक है, रेजिस्टिविटी या जो रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है, हर एक मटेरियल की यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए ये निकाली जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें, घटा दें, तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज independent of length
and area of cross section of conductor it only depends upon temperature and nature of the conducting मटेरियल। ठीक है, 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, आपको पता ही है, 3 या 4 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? प्योर मेटल्स की। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी है? एलॉयज की। उससे ज्यादा किसकी है? सेमीकंडक्टर्स की। और सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा किसकी है बेटा? इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स की। और जब मैं ये बात बोल रही हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी गिवन टेम्परेचर की बात कर लो, तब ये बात मैं बोल रही हूं। ठीक है, चलिए बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट आपने लिखा था R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, बोले तो 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो आप, 1 वोल्ट पर एम्पियर। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता है ओम, ओमेगा सिंबल से दिखाते हैं, ग्रीक लेटर ओमेगा से। सो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर। रेजिस्टिविटी की बात करें तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, रोले लिखते थे, रो एल अपॉन ए, रोले। ठीक है, यहां से रो इज इक्वल्स टू R A बाय L लिख दोगे। स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है, ये ओम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ओम मीटर, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। टाइनी लिटिल होमवर्क मैं आपको दे रही हूं, होमवर्क डायमेंशन बेटा निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डायमेंशन निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोनों के लिए। ठीक है बेटा, ओके, यहां तक आपको यूनिट समझ में आ गई है। इसके अलावा 2 और क्वांटिटीज हैं जो आपका जानना जरूरी है। ठीक है, कंडक्टेंस ठीक है, और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस होता है, G सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो पर ओम। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? पर ओम। पर ओम को MHO मो बोल देते हैं। ठीक है, या साइमन भी बोल देते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? पर ओम पर मीटर, तो मो पर मीटर। ठीक है, या फिर साइमन पर मीटर, है ना। तो ये और भी इस तरीके से यूनिट्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। कंडक्टेंस क्या है? ये मेजरमेंट है किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी की, बेसिकली कि कौन सा कंडक्टर ज्यादा बेटर, जैसे रेजिस्टेंस मतलब कौन कितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऐसी कंडक्टेंस मतलब कौन कितना अच्छा कंडक्टर है ना। और उसकी स्पेसिफिक मेजरमेंट के लिए जब हम वैल्यू निकालते हैं, मतलब वही यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए, तो उसको हम कंडक्टिविटी कहेंगे, है ना। तो कंडक्टिविटी से आपको पता चलता है कौन कितना बेहतर कंडक्टर है, और रेजिस्टिविटी से पता चलेगा कौन कितना बेहतर रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ नई क्वांटिटीज हैं, ये आप अभी पढ़ रहे हो, इसके पहले आपने नहीं पढ़ा, इसको अच्छे से नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की।
और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े गौर से ध्यान से समझ लो। तो ओम्स लॉ आपने लिखा, एट गिवन टेम्परेचर V इज इक्वल्स टू आई आर। और कैसे लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, R की जगह रो L अपॉन A। इसको ऐसे लिखा जा सकता है I अपॉन A, ठीक है, रो इंटू L। बेटा अब आती है नई क्वांटिटी करंट डेंसिटी। यहां हमने लगाया ब्रेक, और ब्रेक लगाने के बाद पहले पढ़ेंगे करंट डेंसिटी को। मान लो कि अपने पास ये कंडक्टर है, ठीक है, इसमें ये जो डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। अब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A। क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है A। तो करंट पर यूनिट एरिया, ये जो आपको दिख रहा है करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। तो यहां से इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं V अपॉन L बराबर I बाय A करंट डेंसिटी, सिंबल होता है J। करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, J, छोटा सा J, ठीक है, J रो, ठीक है। अच्छा V बाय L क्या हो जाएगा, अगर L लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो जैसे V बाय D E होता है, वैसे ही V बाय L यहां पे हो जाएगा E। E बराबर J रो, जहां पे J और E बेटा ये वेक्टर्स हैं, ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसके अलावा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, E अपॉन रो इज इक्वल्स टू J, 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होती है, तो ये हो जाएगा सिग्मा वेक्टर E इज इक्वल्स टू वेक्टर J। तो बेटा ये जो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, कौन कौन से, ये और ये 1 एंड 2, ये कहलाते हैं आपके वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इन्हें आप याद रख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से, ईद में क्या रखे जाते हैं बेटा, ईद में हम रो जे रखते हैं ना, रोजे रखते हैं, रो, ठीक है, जे, और ई फॉर ई, ठीक है। तो एक वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल्स टू रो जे। अब रही बात दूसरे की, अगर रो जे याद है तो आपको पता है कि रो को ले जाओ तो सिग्मा E इज इक्वल्स टू जे, दोनों फॉर्म आपको याद रहेंगे, यूज होंगे। अभी एक सेक्शन आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे तब हम ये फॉर्मूले वहां पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, ओके। हाँ, तो करंट डेंसिटी भाई साहब जो बीच में बचे थे, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। करंट डेंसिटी मतलब किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब करंट जा रहा है तो मेजरमेंट ऑफ दिस करंट थ्रू दैट गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट हमको पता है कि भैया एरिया तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लो मैंने ना ऐसा ले लिया, ये एरिया मेरा ऐसा है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है मेरी करंट की, तो जो एरिया वेक्टर होगा इस पे नॉर्मल बनाओ, तो भैया एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, आई के साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। आई करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। हालांकि ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है, और टेंसर क्वांटिटीज की डिस्कशन थोड़े से हायर क्लासेस में आपको बताया जाता है, बहुत बेसिक बताया जाता है, ज्यादा उसमें भी नहीं बताया जाता। करंट बड़ी अनोखी क्वांटिटी है, आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, वहां पे एक फेजर डायग्राम करके टॉपिक आएगा, आप करंट के बारे में सब कुछ वेक्टोरियली पढ़ने वाले हो, सॉल्व करोगे वेक्टर तरीके से, पर वेक्टर नहीं बोलोगे, फेजर बोलोगे, है ना। करंट जो है स्केलर तरीके से उसको ऐड किया जाता है, स्केलर लॉ ऑफ वेक्टर, मतलब स्केलर लॉ ऑफ एडिशन होता है, कहीं कहीं पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी होता है। खैर ये सारे कंफ्यूजन आपके टाइम के साथ दूर हो जाएंगे। आपको मान के चलना है अभी बिल्कुल अच्छे से कि करंट अपनी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट के जैसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो जे है ना, जे और ए का प्रोडक्ट, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, ये अपना करंट है। तो बेटा आई को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, आई इज इक्वल्स टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए,
ठीक है, याद रखना। इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे करंट डेंसिटी की यूनिट बता दो, यूनिट बता दो, तो भैया देख लो I अपॉन ए, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन तो मैं चाहती हूं कि आप यार सॉल्व करो, कम ऑन, 11th क्लास में इतनी डायमेंशंस फाइंड आउट करी है, तो ये तो आपका होमवर्क हो गया, करंट डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बहुत कुछ पढ़ लिया। चलिए 2-4 सवाल मैं आपको पूछूं और आप सॉल्व करो, चलेगा? ठीक है, 2-4 सवाल सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चा बाड़ी, अगर मैं आपको बोलूं कि Q जो है किसी वायर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, गिवन है कुछ इस तरीके से 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये इक्वेशन है Q की। तो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, बताओ भैया कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप के, ये आया हुआ है नीट में, ये पहले आया हुआ सवाल है, ये नीट में आया हुआ सवाल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अपन लिखेंगे I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, डी क्यू बाय डी टी है ना, ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी, और Q की वैल्यू रखो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से आप I निकालोगे, क्या हो जाएगा 4t प्लस 3, डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल सिंपल। अब एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड की अगर बात करी जाए तो I क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 7 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और थोड़े सवालों का पिटारा अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया है, करंट डेंसिटी का भी इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ओम्स लॉ का भी इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, ठीक है, रेजिस्टेंस का भी इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, सब कुछ इंट्रोडक्शन में चल रहा है। आने वाले लेक्चर में हम अच्छे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही, भाई पहला लेक्चर था, डराना थोड़ी ना था। अच्छे से नोट्स बना लेना और अगले लेक्चर में सवालों के लिए रेडी हो जाना। सो थैंक यू सो मच बेटा पार्टी, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।